बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और इस संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी की वरिष्ठ नेता सुमैया राणा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिहार चुनाव के नतीजों को आप किस प्रकार देखते हैं? देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण नतीजे हैं और अगर आपको किसी भी पार्टी की रैली में वहाँ के नेताओं के लिए अगर आपको अपार एक वहाँ का प्यार दिख रहा हो और उसके बाद उसके नतीजे बिल्कुल उसके बरक्स आते हो तो सवालिया निशान तो खड़ा होता है। और उस सवालिया निशान की जवाबदेही हमारे देश के इलेक्शन कमीशन की भी होनी चाहिए और है। वो ये तय करे कि ये जो भीड़ थी, ये जो जनाधार दिख रहा था उस वक्त में महागठबंधन के साथ, आखिरकार वो वोट में तब्दील कैसे नहीं हुआ। और इसके पीछे क्योंकि बहुत सारी संदिग्ध चीज़ें तमाम दिनों से जब से ईवीएम आई है अपने पूरे प्रारूप में और बीजेपी ने उसका गलत फ़ायदा उठाना शुरू किया है, तो ये सवाल उठता रहा है। तो मुझे लगता है इस पर एक गहन जांच होनी चाहिए और तब जाकर के ये लोगों को तसल्ली हो पाएगी। जी, महिला वोटरों के रुझान ने इस बार बड़ा असर डाला है, इसे आप कैसे देखती हैं? देखिए, ये बात सही है कि देश की आधी आबादी जो है उसका एक अहम रोल रहता है जी, सत्ता बनाने में, सत्ता परिवर्तन में, इसीलिए उसको आधी आबादी कहा गया है, उसको इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से उस आधी आबादी को सेंटिमेंटली ब्लैकमेल किया, किसी भी तरीके का कोई भी आप लाभ उनको आचार संहिता लगने के बाद आपने 10-10 हज़ार रुपये उनके अकाउंट्स में डाले, कहीं न कहीं आपने सीधे तौर पर वोट खरीदने का काम किया। हो सकता है कि आपकी इस दी हुई लालच पे आकर कुछ लोगों ने ये सोचा हो कि चलो ये शायद आगे भी बहुत अच्छा कुछ काम करने वाली है सरकार और उन्होंने उसकी वजह से वोट कर दिया हो। तो ये आपने वोट खरीदा है और इसकी जांच होनी चाहिए और अगर ये आचार संहिता के खिलाफ है तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये मेरी मांग इलेक्शन कमीशन से है। जी। बिहार चुनाव के नतीजे आते ही कई नेताओं ने सबसे पहले ईवीएम पर सवाल उठाए, इसे आप कैसे देखती हैं? देखिए, ईवीएम इसलिए क्योंकि वोट का स्रोत ही वही है। जी, वोट का स्रोत ईवीएम है, हम वोट करेंगे तो ईवीएम के थ्रू करेंगे और वो किसी में टैंपरिंग होती आई है, बहुत बार ऐसा हुआ है टैंपरिंग होती आई है। और दूसरे आप देखिए एसआईआर में क्या हुआ है, वो इस बार मशीन नहीं, अब आप एसआईआर पे आ जाइए। जी, एसआईआर में 60-65 लाख इन्होंने वोटर्स के नाम हटा दिए थे। जी, वो आंकड़ा और जो 1 लाख, सवा लाख, 1.5 लाख कुछ ऐसे आंकड़ा है जो इन्होंने नए नाम जोड़े हैं, जी, उनका क्या खुलासा, क्या उनके खुलासे पर ट्रांसपेरेंसी दिखाएगी इलेक्शन कमीशन? ये इलेक्शन कमीशन का काम है और इसको जानना हर हमारे देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी है। तो इसको एक तो ओपन करें। दूसरा ये कि जो अभी रिसेंटली आंकड़े सामने आए थे कि हरियाणा के इलेक्शन में कि 3-3 4-4 बार वोट्स पड़ रहे थे, हरियाणा और राजस्थान के वोटर्स यहाँ निकल रहे थे बिहार में, बिहार के अपने वोटर्स के नाम गायब थे वोटर लिस्ट से। ये सारी धांधल गर्दी ही कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रही है कि ये जो क्लीन स्वीप दिखाया जा रहा है या हुआ है वहाँ पे, ये सिर्फ मशीन के थ्रू किया गया है, टेक्निकली किया गया है। इसमें कहीं पर भी मुझे नहीं लगता कि, मैं ये नहीं कहती हूँ कि एनडीए की सरकार नहीं बननी चाहिए थी या नहीं बन सकती थी, लेकिन आप अंतर जो देख रहे हैं वो अंतर कहीं ना कहीं संदिग्ध सवालिया निशान खड़ा कर। जी। आपके नेता अखिलेश यादव जी ने बिहार में 25 रैलियां की। रैलियों में बम्पर भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, उसके बावजूद भी जो नतीजे थे वो बिल्कुल अपोजिट थे। इसको आप कैसे देखती हैं? वो देखिए, वो इसीलिए थे, इनको ये मालूम था ये भीड़ है और ये यकीनी तौर पर ये वोट में तब्दील होने जा रही है, जी, समर्थन में और उनके लिए तब्दील हो जाएगी। इसके लिए ही इन्होंने पहले से ये तैयारियां कर रखी थी और कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि इस तरह हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी वहाँ पर गए या इस तरह से और भी लोग नेता गए वहाँ पर रैलियाँ की, उनके मनोबल को गिराने के लिए इस तरीके का काम किया गया। जी। खेसारी लाल यादव भी हार गए हैं और आपने देखा होगा पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी भी चुनाव हार गई हैं। इसे आप कैसे देखती हैं? क्या अब जनता की उम्मीदें स्टार पावर से बदल गई हैं या फिर इसे आप कैसे देखती हैं? खेसारी लाल यादव देखिए, वो एक वहाँ के जाने माने सिंगर हैं, जी, वहाँ के हैं, लेकिन उनको लोग दुनिया में सुनते हैं, जहाँ जहाँ भी उनकी ज़बान को पसंद करने वाले लोग हैं वो सुनते हैं। और इस तरीके से आपने उनके मनोबल के साथ नहीं खेला, बल्कि अगर उनके लिए आपने जी तोड़ कोशिश की है कि वो हार जाएं, तो ये उनके फैंस के साथ भी छलावा हुआ है बहुत बड़ा। जी, वो एक संस्कृति को लेके आगे चल रहे हैं, एक स्पेसिफिक लैंग्वेज के, एक स्पेसिफिक धारा के सिंगर हैं और अगर आप कलाकारों की इज्जत नहीं कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि
ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे कला प्रधान देश है हमारा, वहाँ के अगर नेता आने वाली नस्लों में कोई अगर एक ऐसा भोजपुरी सिंगर आगे बढ़ना चाह रहा है, तो आप सिर्फ इसलिए क्योंकि आप ऑलरेडी लोगों को प्रमोट कर चुके हैं, तो आपकी पार्टी से कोई लड़ेगा तो वेलकम, और अगर किसी दूसरी पार्टी से दूसरी विचारधारा का व्यक्ति होगा तो आप उसका विरोध करेंगे, उसको हराने की जी तोड़ कोशिश करेंगे। ये दुर्भाग्य। जी, पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह भी चुनाव हार गई हैं। उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। अभी इसको आप किस नज़रिए से देखती हैं? ये पारिवारिक कलह की वजह से हुआ या जनता सिर्फ जो चेहरा है वो देखकर वोट करती है? वैसे तो तरीका यही है कि जनता चेहरा देख करके ही वोट करती है, लेकिन हाँ, ये ज़रूर होता है कभी कभी कि कुछ चीज़ें घरेलू सामने आती हैं, उसका थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। मैं आपको सिर्फ एक ही उसमें जवाब दे दूं कि ये हर तरह की जो सरकारी मशीनरी है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन द्वारा कराई जा रही हो धांधलियाँ, चाहे वो ईवीएम मशीन के द्वारा कराई जा रही हो, चाहे एसआईआर में इस तरीके की गलत नामों की एंट्री करा के और सही नामों को उससे हटवा करके करी जा रही है, ये सारा कुछ मिली जुली खिचड़ी है जो बीजेपी ने अपने सत्ता बल का उपयोग करते हुए ये काम किया। जी, बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखने के बाद क्या अब आपकी पार्टी रणनीति में कोई बदलाव करेगी? नहीं, बिल्कुल रणनीति में बदलाव क्या, हम पूरी तरीके से 2027 के लिए कमर कस चुके हैं इलेक्शन के लिए, और उसमें सबसे पहले तो पीडीए की बात, क्योंकि हम करते आ रहे हैं 2024 में भी हमने पीडीए की बात की, लोगों ने समझा और लोगों ने समर्थन दिया, तब जाकर समाजवादी पार्टी देश की तीसरी बड़ी पार्टी बनकर की, और वही मॉडस ऑपरेंडी हमारी 27 में रहेगी। और जो भी लोग जो पीडीए में सिर्फ पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी नहीं है, पिछड़े में वो लोग भी हैं जो लोग बज़ाहिर आपको फॉरवर्ड कास्ट के दिखेंगे, लेकिन वो पूरी तरीके से पिछड़े हुए हैं, वो मिस्कीन हैं, मजलूम हैं, परेशान हाल लोग हैं, बेरोज़गार हैं, उनकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं साथ में। तो यही हमारा जो तौर तरीका है वही 2027 के लिए कारगर है। और ये जो 2025 में जो ये इलेक्शन हुए हैं बिहार के, इसका पूरा असर डालने की कोशिश के लिए भी ये सारे रिजल्ट्स को मैनिपुलेट किया गया है। ये असर जो है वो 26 में शायद बंगाल में चुनाव होना है, उसके बाद 27 में यूपी में चुनाव होना है, उस पर असर डाल सके, लेकिन ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने सीधे दिशा निर्देश दिए कि ज़मीन पर उतर के और लोगों के बीच जा कर के अपनी बात रखें। जी, अच्छा, आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में 2027 के विधानसभा चुनाव में विपक्ष को एक मजबूत गठबंधन की ज़रूरत पड़ेगी? देखिए, गठबंधन की ज़रूरत है, अभी तो हम गठबंधन में हैं और इस बात का ऐलान हो चुका है कि हम सत्ता में जाएंगे इंशाल्लाह इस महागठबंधन के साथ, और इस बात का भी यकीन है मुझे कि लोग समझेंगे इस बात को कि परिवर्तन ज़रूरी होता है, जीवन का मूल एक उद्देश्य ही परिवर्तन होना चाहिए, ये बड़ी बड़ी किताबों में भी लिखा है। तो अब अगर ये परिवर्तन अगर सही दिशा की तरफ हो रहा है तो मुझे लगता है ये सकारात्मकता के प्रतीक है। जी, इस समय जो चुनावी नतीजे आए इसको देखकर आपको क्या लगता है कि विपक्ष अभी सत्ता पक्ष को चुनौती देने की स्थिति में है क्या? बिल्कुल है, सत्ता पक्ष को चुनौती देने के लिए विपक्ष तो पहले दिन से है जब से हम विपक्ष में हैं, लेकिन उस विपक्ष को दबाने, कुचलने, बुलडोजर के डर से, मुकदमे के डर से, फर्जी मुकदमों से, सारी चीज़ों से कोशिश करता रहा है। विपक्ष को ख़त्म करने की अगर कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो वो संवैधानिक भी नहीं है। जी, महिलाओं का एक बड़ा वोट बैंक होता है, उत्तर प्रदेश हो या बिहार, लेकिन अभी आपको क्या लगता है कि क्या उनके मुद्दे पर काम होता है? क्योंकि जब भी मैनिफेस्टो जारी होता है उसमें सबसे ज़्यादा जो घोषणाएं होती हैं वो महिलाओं और युवाओं को लेकर होती हैं। अगर यूपी की बात करें तो आपको क्या लगता है महिलाओं के नाम पर जो विकास के इतने बड़े बड़े वादे किए जाते हैं उसका ज़मीनी हकीकत में उस पर कितना काम हुआ, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, महिलाओं का जो मैनिफेस्टो में महिलाओं को शामिल करना एक अलग बात है और महिलाओं के लिए ज़मीन पे आके काम करना एक अलग बात है। भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जिस तरीके की धज्जियाँ भारतीय जनता पार्टी के सरकार में उड़ी ही, मुझे लगता है इससे पिछले किसी सरकार में नहीं उड़ी होगी। हमने ऐसा कोई नारा भले ना दिया, हमने मैनिफेस्टो में शामिल किया तो हमने कन्या विद्याधन दिया था, हमने लैपटॉप वितरण किया तो उसमें प्रदेश की बेटियों को बराबर से हिस्सेदारी मिली, 102, 108 एम्बुलेंस चलाई, वो गांव में कितनी कारगर हुई जिसको आज भी लोग पसंद कर रहे हैं और वो काम कर रही है।
उसके अलावा 1090 हेल्पलाइन दी, जिसको भले इन्होंने उसकी नंबर चेंज कर दी हूँ, लेकिन आप देखिए वो कितनी मतलब कितनी बार तो लोग ये कहते थे कि ये पहले होता तो शायद बहुत सारी चीज़ों में हम लोगों को मदद मिल जाती। इस तरीके की तमाम योजनाएं हैं। वृद्धा पेंशन योजना जो है वो भी हमारी ही देन रही है, सबसे ज़्यादा हमने दिया वृद्धा पेंशन योजना में। तो हमने ज़मीन पर काम किया, मैनिफेस्टो में लिख के और उसकी धज्जियाँ उड़ाना ये अमूमन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होता है। तो मुझे यकीन है कि देश की आधी आबादी और उत्तर प्रदेश के चुनाव में उत्तर प्रदेश की आधी आबादी इस बात को समझेगी और समझ रही होगी कि किस तरीके से हमारी बच्चियां सुरक्षित। आप देखिए उत्तराखंड की एक वरिष्ठ नेता बेबी रानी मौर्य, शायद नाम है, मैं भूल रही हूँ, जी जी, वो कहती हैं कि शाम को 5 बजे के बाद अगर कोई बेटी किसी के साथ कुछ हो जाए तो अपने भाई या अपने पिता के साथ थाने जाए, अकेले ना जाए, क्योंकि वहाँ दोबारा रेप होने के चांसेस होते हैं। तो आप बताइए, ये आप इस तरीके की बातें अगर चल रही है तो कहाँ है देश में, कौन सी बेटी बच रही है और कौन सी बेटी पढ़ रही है? स्कूलों में बच्चियां हैं वो वहाँ पे सुरक्षित नहीं है। अगर किसी और कम्युनिटी की बच्चियां जा रही हैं तो उनको आप टीज कर रहे हो, टारगेट कर रहे हो, वो हिजाब पहन करके ना है। और दूसरी बच्चियां हैं तो भी कोई दलित होने का खामियाजा भुगत रहा है, कोई पिछड़े होने का खामियाजा भुगत रहा है। तो तमाम ऐसी चीज़ें आ रही हैं जिससे सब कुछ सामने है। तो ये इनका दावा बिल्कुल फ्लॉप है। हाँ, हम जिस मैनिफेस्टो पर जब जितनी बात करते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो मैनिफेस्टो बनाया 2012 के चुनाव में, वो पूरा मैनिफेस्टो पूरा हमने उतार करके दिया। जी। अभी आपको क्या लगता है यूपी में नौकरी पाना आसान हुआ है क्या? क्योंकि जब भी मंच से बड़े-बड़े भाषण दिए जाते हैं और कहा जाता है कि यूपी में अब रोजगार भरपूर है, ठीक है? प्राइवेट जॉब है, स्टार्टअप है, बहुत सी योजनाएँ ऐसी चलाई गई हैं। आपको क्या लगता है इस पर कितना काम हुआ? देखिए, इस पे खूब पैसा खर्च हुआ। बहुत सारे ग्लोबल मीट्स हुई यहाँ पर, जी। देश के लोग आए, वो आए। लेकिन आज भी लखनऊ के अंदर अगर आप मेदांता हॉस्पिटल से ले लीजिए, मॉल ले लीजिए, जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक्सप्रेस वे ले लीजिए, और एक और मॉल है उसके बगल में, पलासियो मॉल है, और तमाम इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सब समाजवादी पार्टी की देन है। समाजवादी पार्टी के ज़माने में ये ज़मीनों का ऑक्शन हुआ था। ये हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विजन था कि यहाँ पर बड़े अस्पताल, बड़े होटल्स आने चाहिए। आप ये देख लीजिए, G20 मीट्स होती हैं, इसमें इन्होंने क्या किया, क्या लेकर के आए। उसके नाम पर घोटा कुछ और होता है। अयोध्या में 1 रुपये बीघा ज़मीन दे दी गई अडानी को। अभी हम सुन रहे थे कि बिहार के मुजफ्फरपुर में भी यही काम किया गया, अडानी को 1 रुपये बीघा में ज़मीन दे दी गई। तो ये दिखाते हैं कि यहाँ पे ग्लोबल मीट हो रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर अडानी को और अंबानी को प्रमोट किया जाता है। तो ये सब कुछ सामने है और ये जनता देख रही है, और इन सारी चीज़ों को हम लेकर के भी जा रहे हैं ऐसे लोगों के बीच जो अभी इन चीज़ों से वाकिफ़ नहीं है, समझ नहीं है। और यही नतीजा है 2024 में एक बड़ा जनादेश, जहाँ से जिसके लिए वो नारे लगा रहे थे, जिसकी उन्होंने जिस बुनियाद पर अपनी पूरी पॉलिटिक्स की थी और सत्ता में आए थे, वहीं के लोगों ने, अयोध्या के लोगों ने उनको नकार दिया, हमारे सांसद बनकर के आए। आपके लिए 2027 में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? महंगाई, शिक्षा या सुरक्षा? तीनों। महंगाई है, महंगाई से निपटना ज़रूरी है, शिक्षा होनी ज़रूरी है देश को अगर आगे ले जाना हो, और ये सब कुछ तब संभव है जब हम सुरक्षित हों। तो ये तीनों ही हमारे लिए बड़ा मुद्दा है। और ख़ासकर आप ये देखिए कि इनकी सरकार में सबसे ज़्यादा अगर अवहेलना किसी की हो रही है तो वो नौजवानों की हो रही है। उनकी पूरी ज़िंदगी, जवानी, उनका वक्त बर्बाद हो रहा है, और उस वक्त का सही इस्तेमाल अगर सही तरीके से होता तो देश आगे जाने के और भी काबिल हो सकता था। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम यूथ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा योजनाएं लाएं, उनको लाभान्वित करें, और महिलाओं के लिए लाएं, जिससे देश तरक्की करे। जी। अभी एक आखिरी सवाल आपसे कि ये जो बिहार के नतीजे आए हैं, इसका यूपी की राजनीति पर कितना असर पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल लोगों में हताशा हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत ये लगा कि भाई इतनी भीड़, अपार भीड़, अपार प्रेम मिलने के बाद 25-25 रैलियां हम लोग कर रहे हैं वहाँ पे, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, और लोगों का वहाँ पे हुजूम और तमाम वीडियोस ऐसी आई, ये समझ में आ रहा था, सभी चार समझ रहे थे कि सरकार बनने जा रही है, और कम से कम सरकार ना बनती तो जीत हार का जो एक रेशियो है वो ही ठीक ठाक होना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं हताशा तो है, निराशा भी है, लेकिन हम हारे नहीं हैं। इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे और अपनी कोशिश करते रहेंगे कि
उत्तर प्रदेश में ये स्थिति नहीं आनी चाहिए और एक ईमानदारी का इलेक्शन होना चाहिए और बेहतरीन रिजल्ट्स आने चाहिए जिससे इस प्रदेश की जनता को फ़ायदा हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद सुमैया जी हमसे बात करने के लिए, अपनी राय स्पष्ट करने के लिए।